हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब? आई थिंक बढ़िया और मस्त होंगे और अपनी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं कर चुके हैं तो ज़रूर कर लें। और आज हम लोग बाल विकास सीरीज़ को करेंगे, जहां पर ये जानेंगे कि पेपर में एक्चुअली बाल विकास कैसा होता है, उसमें प्रश्नों का नेचर कैसा होता है, क्यों पेडागोजी में मार्क्स कम हो जाते हैं, क्यों आपको समझ नहीं आती। शुरू करने से पहले या यूँ समझ लें कि बाल विकास कैसे पूछी जाती है, इसको जानने के लिए आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाइएगा तैयार और शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिल्कुल शानदार और मज़ेदार बनाते हुए। लेकिन छोटा सा काम एक जो हमेशा से हम कहते आए हैं आपसे, सेशन को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। और बेटा सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, खासकर जो न्यू विद्यार्थी हैं वो इसलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट, सीडीपी का नोट्स अवेलेबल है अपने पास, और आपको अगर नीड है, आप चाहते हैं कि कंटेंट को हम पढ़ लें, अभी वक्त है आपके पास। ठीक है, और पेडागोजी को समझ लें, जान लें, डिटेल उसका समझ लें, तो इसके लिए आपको ये नोट्स परचेज करना होगा। और जिस किसी भी विद्यार्थी को चाहिए हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बेटा देखिएगा कि ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको ठीक से दिखने लगेगा ना। और वैसे भी इसका फॉन्ट काफ़ी छोटा होता है, ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि अगर कभी भी एनालिसिस करनी हो तो ओरिजिनल पेपर से बेहतर कुछ नहीं होता है। बाकी मार्केट में क्या आ रहा है उससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। और एक क्लास हम लोग इसकी कर चुके हैं, जो लास्ट वाली क्लास बच्चे ले चुके हैं वे समझ रहे होंगे कि हम लोगों ने आई थिंक 14 या 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्या है ना कि एक साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे थे, क्योंकि उससे क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाती और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कम हो जाता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कहीं से भी इंटरेस्ट कम हो, क्योंकि जहाँ से आपका इंटरेस्ट कम हुआ वहीं से आपकी लर्निंग रुकेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या चाहिए? नोटिस कीजिएगा, वंचित वर्ग जो है, वंचित वर्ग मेनली दो तरह से होता है, सामाजिक और आर्थिक। अगर किसी भी परिवार का समाज और अर्थ के द्वारा निष्कासन किया गया है, या वंचित हैं, या समाज की मुख्य धारा से वे लोग जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जा रहा है, तो फिर इनमें से कौन सा वाला सही उत्तर बन सकता है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए और समझते हैं कि क्या उत्तर इसका हो सकता है। देखिएगा कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ये फर्स्ट है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। सेकंड देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पेशेंस के साथ 4 के चारों ऑप्शन पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएं। एलिमिनेशन मेथड पर जब आप काम करेंगे तो सीटेट में अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा। सेकंड देखिएगा, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित। देखिए रूढ़ियाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन बनना नहीं है। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, अलगाव शब्द कहीं से भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं बनना।
समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजन करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है आपको। आप बच्चों को ग्रुप में नहीं बांट सकते हैं, वो समान क्षमताएं हों या अलग अलग क्षमताएं हों, किसी भी विषय को आप आधार मानकर विभाजन तो कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हम तो समावेशन की बात कर रहे हैं। विभाजन कैसे हो सकता है? देखा आपने कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कैसे होगा। फिर भी मैं समझाऊंगा आपको। अगर आपको भारत की विविध परंपराओं के प्रति आपकी जानकारी है, अवेयरनेस है, तो उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता होगी और इसलिए बच्चों में भी उसके प्रति आप जागरूकता को बढ़ावा देंगे और बच्चों को इन विषयों के लिए संवेदनशील भी रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? वंचित वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं एक क्वेश्चन पे ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन इसी प्रश्न से, इसी डिस्कशन से तो क्वेश्चन बनता है। और अगर आपने हमारी सुन ली, समझ रहे हो, सिर्फ सुन ली, मैं जो बोलता हूँ ना उसको सुन लीजिए सिर्फ ध्यान से, इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला है और पेपर पूरा का पूरा आउट ही समझ लो तुम, और कुछ नहीं। 60 नंबर को देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि देखिएगा जो इफेक्टिव फीडबैक होता है। देखिए फीडबैक तो फीडबैक होता है, बट अगर फीडबैक को इफेक्टिव बनाना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी, ये देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर बन जाएगा। या सामयिक और विशिष्ट होता है। सामयिक समझते हो? फीडबैक समय समय पर दिया जाना चाहिए, टाइमली दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं यार कि मतलब है ना, घटना आज हो रही है, मुझे बच्चे के बारे में बताना आज चाहिए हो, मैं उसको एक हफ्ते बाद बता रहा हूँ। या किसी इवेंट या इंसिडेंट्स में बच्चा आज शामिल है, इवेल्यूशन मैंने आज किया, उसको मैंने असेस आज किया है, ठीक है, और बोलता हूँ मैं कल हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर किसी विद्यार्थी को उसकी पर्सनालिटी या किसी विषय के बारे में आप उसको समझाना चाहते हैं तो बात सीमित शब्दों में हो और पॉइंट आउट हो रही हो, मतलब हाईलाइट हो रही हो कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं। कई बार शिक्षक बहुत कुछ बोल जाता है लेकिन एक्चुअली वो क्या बताना चाहता है वो मिस कर जाता है। ठीक है, तो फीडबैक कैसा होना चाहिए? इट्स टाइमली एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होगा। समीपस्थ सिद्धांत होता क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या है पहले तो समझ लो। इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा कि जो अंग हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता क्या है ये अभी हम लोग देख रहे हैं। आपको एक पिक्चर के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। फिलहाल विकास की दो ही घटनाएं होती हैं, एक आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा और दूसरा आपका सिफेलोकॉर्डल होगा। वो कहाँ है भैया? सिफेलोकॉर्डल को एक्चुअली हेड टू टो भी बोला जाता है भैया। ठीक है, मतलब विकास सिर से पांव तक होता है, ये बात सही है, बट यहाँ पर प्रॉक्सिमोडिस्टल के रेफरेंस में पूछा जा रहा तो हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा, कुछ बताना चाहते हैं। देखिए विकास जो होता है ना उसकी क्या स्थिति है? विकास जो होता है उसके 2 प्रकार हैं। एक आपका सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहलाता है, दूसरा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो। क्या? हेड टू टो। सिफेलोकॉर्डल हेड टू फुट लिखा है यहाँ पे, आप देखिएगा। ठीक, और देखिएगा ये एरो बनाया गया है, ये विकास की दिशा है
और इसको क्या कहोगे आप? सेफेलोकॉडल। इसकी पहचान किसने करी? श्रीमती हरलॉक ने। मानना क्या था कि बच्चों में सबसे पहले विकास उसके सिर में होता है और उसके बाद सिर से होते हुए धड़ और कमर के माध्यम से उसके पैरों तक जाता है। ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? आप देख पा रहे होंगे इस तरह से है वो। ठीक है, मतलब इनर टू आउट, मध्य से बाह्य भाग की ओर। ठीक, लिखा है आउटवर्ड्स आर्म्स एंड लेग्स, द हैंड्स एंड फीट। क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। जो बच्चे इस बात को समझेंगे वो आसानी से ये जो मैं समझा रहा था वो बात उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। ओहो, देखिएगा 18 नंबर में एक बार फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। मतलब इससे पहले के लेक्चर में जब मैंने 14 क्वेश्चन करे थे वहाँ पे आपके शायद 3 या 4 क्वेश्चन मिल चुके थे असर्शन और रीजनिंग के। एक और आ गया। ठीक है, क्या चाहते हो यार, मतलब 30 में से क्या 6-7 क्वेश्चन उसी के पूछे जाएंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं। इसके लिए बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। मतलब स्कूल का जो करिकुलम होता है वो बच्चों के कल्चर और उनकी वैल्यूज को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। बात तो सही है, सहमत हो ना इससे? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। जानते हो क्या है? जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए करिकुलम में हिस्सा लेते हैं तो मुझे उसके अंदर अपनापन फील होता है, कंफर्ट फील होता है, अपनी जगह महसूस होती है और फिर जो लर्निंग हो जाती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, और ये तभी हो सकेगा जब कल्चर और बच्चों की वैल्यूज़ को करिकुलम में शामिल किया जाए। आप देख रहे हैं कि दोनों सही हो गए। साथ में आर जो है वो ए की व्याख्या भी सही करता है, इसलिए सही विकल्प का चुनाव करेंगे और उत्तर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड बनेगा नहीं। यार समझदार हो यार, इसमें मुझे क्या समझाना। ठीक है, 19 नंबर आते हैं, देखिएगा 19 नंबर को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ लो। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? रचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है और जानेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा असेसमेंट जो होता है मेनली 2 टाइप्स है आपका, फॉर्मेटिव और समेटिव। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों में डिफरेंस कराया है। असेसमेंट को जब मैं कभी पढ़ाऊँगा तो मैं इसकी डिटेल करूँगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू चल रहे ना, क्वेश्चन के रेफरेंस में बताना है, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। आप समझिएगा, फॉर्मेटिव को क्या बुलाते हो? रचनात्मक। समेटिव को योगात्मक भी कहा जाता है। अब दोनों क्या हैं, पहले फॉर्मेटिव समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव को ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेटिव क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये बच्चों की मदद उनके सीखने और अभ्यास में करता है। ठीक है, रचनात्मक है ना, इसलिए। और एक चीज़ का ध्यान रखोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कक्षा के दौरान ही होता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को लर्निंग में कोई समस्या होती है हम उसको तुरंत हेल्प पहुँचाएंगे। समझो, पहला ऑप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है थ्रू आउट द कोर्स। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा वो कोर्स के दौरान होता है, क्लास आपकी जब चल रही होगी उसी के दौरान होगा। सेकंड देखिएगा, आइडेंटिफाई गैप्स। किसके गैप्स? लर्निंग गैप्स। समझ रहे हो? आइडेंटिफाई गैप्स मतलब जो लर्निंग में गैप्स आए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगा ये। एंड
इम्प्रूव लर्निंग, और लर्निंग को क्या बनाएगा, ये इम्प्रूव कर देगा। और देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड्स। समझिएगा, वाया अप्रोचेस का मतलब है, अप्रोचेस क्या होंगी, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो आपकी अप्रोचेस हैं दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड्स। और हमारा जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उसकी जो नीड्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उन्हें मदद पहुंचाएंगे। स्पेसिफिक स्टूडेंट्स इन द सेंस वे बच्चे जो स्पेशल केसेस में आते हैं, गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और उनका आईक्यू लेवल एवरेज से कम भी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव का काम है। देखिए किस तरह रचनात्मक तरीके से बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, और ये कहाँ होगा, क्लास के दौरान होगा। ठीक है, समेटिव क्या है, असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पर मदद नहीं होगी, यहाँ पर हम बच्चों के परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, मीन्स आकलन करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जो आपका इंस्ट्रक्शनल पीरियड होगा उसके एंड में ये होगा, मतलब सेशन के बाद। ठीक है, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ये बात समझ ना आ रही हो कि इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद में कैसे, जैसे हमारे यहाँ क्लास में होता है ना कि क्लास गुरुजी ने जब पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद टॉपिक भी क्लोज कर लिया, उसके बाद उस पर वो कोई टेस्ट बना लेते हैं या जानने के लिए कि आपने कितना सीखा, तो वो क्या है, समेटिव असेसमेंट हो गया। कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज स्किल एंड प्रोफिशिएंसी, मतलब साक्ष्य जुटाना, किसके, स्टूडेंट की नॉलेज के, उसकी स्किल के, उसकी प्रोफिशिएंसी के, मतलब उसकी दक्षता के। और सेम का मतलब है कि ये वाला सेम यहाँ पर आ जाएगा। क्या करोगे, वाया अप्रोच दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड्स, बच्चों की मेंटल हेल्थ और एज को देखते हुए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी हम यहाँ से मदद भी पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखेंगे निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। हम ढूंढेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, शुरू करें। देखो पहला ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ये तो करना है हमको। छात्रों शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, हमने बताया ना कि ये इंस्ट्रक्शनल पीरियड के साथ में ही होगा। तो पहला दूसरा तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने, देखिए नेगेटिव है, मानक पैमाना नहीं होगा। मानक पैमाना का मतलब हो गया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, जिसको आप कह सकते हो, अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक। पेडागोजी के सेक्शन में मानक पैमाना संभव ही नहीं है। ठीक है, यहीं से बना दो, रचनात्मक क्या किसी का भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत, छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। 20 में आते हैं निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्य क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। ओके, तो डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। वैसे आम घटनाओं में डिसलेक्सिया को हम ये मानते हैं कि जब बच्चे को पढ़ने में समस्या हो, लेकिन डिसलेक्सिया का मेन होता है जब पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और डिसलेक्सिया एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, समझ रहे हैं। तो 20 में क्या है ना कि मतलब फिंगर्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं, तभी तो बच्चा राइटिंग नहीं कर पाएगा, रीडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर इसका आंसर बन जाना है। सॉरी, विशेषता कौन सी है, थर्ड नहीं बनेगा, सेकंड बनेगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई,
सेकंड पढ़ो जरा, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। जब हमारे पास अच्छा ऑप्शन मौजूद है तो हम किसी और चीज़ की बात क्यों करेंगे। ठीक, 21 में आ जाओ। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न, अच्छा प्रश्नों की बात हो रही है, एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। तो 21 को देखेंगे ध्यान से। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए क्वेश्चन बेटा एक बार और पढ़ेंगे। एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन, अगर आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या स्किल है, कितनी नॉलेज है, एफिशिएंसी उसकी क्या हो सकती है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो बच्चों से ऐसा प्रश्न करें जिनका जवाब वो अपनी समझ के आधार पर दें, है ना। मतलब उसका अपना ओपिनियन क्या है उस प्रश्न को के उत्तर को लेकर के, ये अगर आप जानेंगे या फिर उसे पूछने का मौका देंगे तब तो गंभीर रूप से मूल्यांकन उसका किया जाता है। गंभीर का मतलब सीरियस नहीं है यहाँ पे, गंभीर का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, बोलो भैया क्या हो सकता है। अरे गंभीर का मतलब एक कॉन्शियस होकर के क्रिटिकली उसको समझा जाए, जाना जाए, है ना, आलोचना करी जाए, तर्क के साथ उसको समझा जाए। ठीक है, 22 में आइएगा। कह रहे हैं कि जो बाधिता है एक स्थित है जबकि अक्षमता एक स्थित है। क्या है, तो ऑप्शन बना लीजिएगा फर्स्ट। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। बाधिता जो है ना, एम्पेयरमेंट जो है, वो एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है। मान लीजिए बाधिता, समझ रहे हो ना भाई। देखिए बच्चे में या तो शरीर के कारण बाधा होगी या फिर मानसिकता के कारण बाधा होगी, बौद्धिक क्षमता के आधार पर बाधा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति या तो मानसिक शक्तियों में छेड़ होगा या शारीरिक शक्तियों में छेड़ होगा, है ना। तो वो तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है ना। जबकि अगर कोई किसी व्यक्ति में बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और फिर भी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये तो फंक्शनल हो गया। ठीक है, कार्यात्मक है। अगर मतलब है कि वो कर्मठ है ही नहीं, मतलब ये हो गया कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन आपने काम नहीं किया। और जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपके अंदर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं उत्पन्न होगी। आप जो काम करोगे उसको लेकर के आप एलिजिबल हो जाओगे, आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। सपोज दैट अगर एक बच्चा जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या भोजन के लिए या आर्थिक स्थितियों से उबरने के लिए मोटरसाइकिल बनाना सीखता है और वो कर्मठ है, आप समझ लो ना, और वो कर कर के वो सालों उसको बनाता बिगाड़ता रहता है। एक समय के बाद उसके अंदर मैकेनिज्म की एबिलिटी आ जाती है और फिर वो किसी भी कंपनी की मोटरसाइकिल हो वो उसे बनाना जानता है, उसकी परेशानी समझ जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया और सिर्फ देखा तो देख करके आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, वो वही बात समझा रहे हैं। ठीक, आएंगे 23 को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। दोनों को बच्चा समझ लो, संज्ञान और भावनाएं क्या हैं। कम से कम कुछ तो ख्याल रखा है। भावनाओं की जगह संवेग नहीं लिखा होता तो आपको और भी समझने में समस्या होती, है ना। देखो, संज्ञान और भावनाएं मतलब संज्ञान और संवेग मतलब कॉग्निशन और इमोशंस दोनों किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लो कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और उपयुक्त परिभाषा हमको चूँकि बतानी है इसकी, तो 23 का सही जवाब मुझे जो नज़र आ रहा है ये देखिएगा। मैंने जो भी बताया कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर
इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। नहीं कह सकते कि संज्ञान की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या संज्ञान संवेग को इफेक्ट नहीं करेगा, या संवेग संज्ञान को इफेक्ट नहीं करेगा, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब वही वाली बात, पक्की दोस्ती है। क्लियर। 24 बच्चा मज़े आएंगे अगर पेशेंस के साथ आप पढ़ोगे, सीखोगे, और मेरा वादा है आपकी परीक्षा निकालना मेरा काम है। अगर अब तक आप फेल होते रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, जुड़ के देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ठीक है, अब समझो भाई इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, मतलब फैसिलिटेट है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, जब शिक्षक अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। बहुत प्यारा ऑप्शन है। आपने ध्यान दिया होगा, टीचिंग करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी हमसे कहा जा रहा था कि क्लास में जब आप जाएंगे तो रियल ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे। वो रियल ऑब्जेक्ट क्या है? ठोस उदाहरण है। बच्चे को मूर्त उदाहरण उसके सामने ले जाएंगे, मूर्त विषयों के सामने रखेंगे और अमूर्त चिंतन करने के लिए कहेंगे, तो इससे बच्चों में भाषा का विकास होगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार उन चीज़ों को बोलने के लिए उत्साहित होंगे, अपने विचारों को रखने के लिए शब्द को तलाशेंगे। धीरे धीरे करके उनकी भाषा कैसी हो जाएगी? समृद्ध हो जाएगी। क्लियर? बच्चा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सीटेट की परीक्षा में आपको 4 में से एक सबसे बेस्ट ही तो लगाना होता है। आइए 25 नंबर को देखेंगे। 25 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा आप समझते ही हो। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? देखो, बड़ा सरल सी बात है। जब भी आपको किसी काम को करने में मज़ा आए ना, प्लेजर मिले, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बनते हैं। जैसे भोजन करने में आनंद मिलता है, यौन में आनंद मिलता है, निद्रा में आनंद मिलता है, सभी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने में हमें प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो वो तो मैंने बहुत बड़ी बात वैसे कर दी है ना। तो उनके लिए हम आंतरिक अभिप्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है जब हमें भूख लगेगी ना तो हम भोजन आनंद के साथ ही करेंगे। ठीक है, मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि हमने आस किया और फिर कहते हैं कि चलो यार अब क्या करना, नहीं करते हैं। 26 को समझते हैं। सॉरी, आंसर मैंने बताया नहीं, आंसर यहाँ पे सेकंड होगा, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 26 को बेटा ध्यान से देखेंगे, कहने निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। देखो, मैंने आपको बताया भी था, आलंबन को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, नया शब्द उन्होंने यूज़ किया। और इसके फोल्डिंग को मचान, पाड़ और क्या बोलते हैं, ये देखिएगा, मचान है आपकी इसके फोल्डिंग, जिनके माध्यम से, मदद से, सहायता से विद्यार्थी सीखता है। बेटा मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो वाइगोस्की ने दिया था उसके संबंध में। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ इसके फोल्डिंग के संबंध में बहुत डिटेल बताया है मैंने। ठीक है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो फिर इस क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आलंबन क्या है? बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न करना, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। देखिए DE नहीं होगा, बाकी आपके ABCD सब हैं। उत्तर क्या बना? थर्ड। जानते हो क्या है? इसके फोल्डिंग में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारी सीखने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। समझ लो? नहीं समझ आई बात? आ गई होगी। बोलकर सोचो, थिंक अलाउड, संकेत और इशारे,
प्रश्न करना, आधा सॉल्व करके बच्चों के लिए क्वेश्चन छोड़ देना, आधा कौन करेगा फिर, पूरा उसे कौन करेगा, बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके फोल्डिंग के हिस्सा हैं। और इसके फोल्डिंग क्या होता है, MKO। ठीक है, जान लीजिएगा इसको, MKO जानना है ना, इसके फोल्डिंग जानना है ना, तो आपको मेरा वो लेक्चर देखना होगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दूंगा, वाइगोस्की से संबंधित। ठीक है, 27 आइएगा। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं या दर्शाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। देखिए लीनियर है नहीं और अराजक से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ऑप्शन कैसे गलत करोगे, एनार्किक से कोई मतलब नहीं है, लीनियर होता नहीं विकास, स्पायरल होता है, सेफेलोकॉडल का ये एग्जाम्पल नहीं है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का बन जाएगा। 28 में आना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस आपकी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की हैं। और बच्चा यहीं तक सीमित मत रहिएगा, जिन लोगों ने पियाजे वाला लेक्चर नहीं देखा है बच्चा एक बार देख लो, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और परीक्षा में कोई चैप्टर 5 नंबर मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, खैर समझते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक सोच और पूर्व संक्रियात्मक सोच को अलग करने का काम ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है। ठीक है, इंद्रियों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये कहाँ होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। डिसेंटरिंग कहाँ होती है, कहाँ होती है भैया, डिसेंटरिंग आपका की पॉइंट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, परिकल्पित तार्किकता जिसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं, ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है, आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस दोनों के बीच में आएगा। खैर 29 में आएंगे, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट कर दिया। मतलब समझ लो, जीन पियाजे के क्या समझो, जानबूझकर आउट करने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे रस्सी में एनिमिज्म हो, रस्सी जानकार हो। जीन पियाजे के संगठन विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं। ठीक, तो एनिमिज्म जहां है वही आपका उत्तर है। एनिमिज्म किस स्टेज में बताया गया था, पूर्व चलन मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाइए, एनिमिज्म को देखिए जाके, थोड़ा सा इंग्लिश से नाता बना के रखिएगा भैया, अगर बिल्कुल अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो समस्या हो जाएगी। और सुनो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हम है ना, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक्सप्लेन करके चलेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। 30 नंबर देख लो भैया, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार किस बात की वकालत करते हैं। ठीक, तो इसमें उत्तर आपका ये बन गया था। 30 में देखिएगा, ये आपका 29 था, 30 वाले में आप देखेंगे तो 30 नंबर को जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार, मतलब वही सामाजिक संरचनावादी विचार वाइगोस्की तक। विचार इस बात की वकालत करते हैं, किस बात की वकालत करते हैं, देखिए बच्चा क्या निष्क्रिय रूप से सीखेगा, गलत। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ये आएगा। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वेव्स ऑफ लर्निंग एडवोकेट। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चा, 30 क्वेश्चंस आज हमने पूरे कर लिए हैं बाल विकास के, है ना। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे प्रीवियस पेपर्स करा दूंगा, आपको कहीं से PYQs के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, सप्ताह में 2 दिन आपको थ्योरी कराऊंगा,
4 दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम इतना नज़दीक नहीं है, तो मैं 15 क्वेश्चन को बांट के पढ़ा रहा हूँ, इससे आप बोर ना हो और मुझे एक्सप्लेन करने का पूरा वक्त मिल जाए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और बेटा अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दो। मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर शाम को रात 8 बजे।